हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जांग चैंग और शुयांग ने क्या हरकत की थी और उसके कारण सारे लोग कितने ज़्यादा अपसेट हो गए थे और लैंड कुरैन तो जैंग चैंग और शुयांग को सज़ा भी देना चाहते थे। बट उस टाइम नी मिंचू ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने लैन कुरैन को मनाया ये कहकर कि वांगजी ने पहली गलती की थी और इन लोगों ने जो गलती की है उस गलती की सज़ा हम इन्हें नहीं दे सकते। अगर इन्हें कुछ होगा तो उनके दोनों बच्चों को भी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बात को वो शांति से समझाए और शांति से सुलझाए। ये सुनकर लैन कुरैन भी शांत हो गए थे और उन्होंने फैसला किया था कि दोनों फैमिली को मतलब कि शू फैमिली और जियांग फैमिली को लैन क्लैन बुलाया जाएगा और फिर सब बातें डिस्कस होगी। फिर क्या उन्होंने एक लेटर भेज दिया था, यानी कि दो लेटर भेज दिए थे, एक शू क्लैन में एक जियांग क्लैन में। और जैसे ही उन दोनों क्लैन में ये चीज़ पता चला कि उन लोगों को बुलाया गया है और किस कारण बुलाया गया है ये नहीं पता था, बट बुलाया गया है, राजा ने बुलाया है तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो सब के सब निकल पड़े थे। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। रात हो चुकी थी, सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे, सारे लोग अभी परेशान थे। सबसे ज़्यादा तो चैंग परेशान था क्योंकि उसका भाई हार्टलेस वांगजी के पास था। उसके हिसाब से क्योंकि वांगजी तो हार्टलेस है ना, वो किसी ओमेगा से ढंग से बात नहीं करता, उसके भाई के साथ क्या हरकत कर रहा होगा और वो तो अभी हीट में है। वांगजी क्या क्या कर रहा होगा ये सोच सोच कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वांगजी उसका मार्क अल्फा है और वांगजी अभी उसका साथ दे रहा है तो ये तो विंग के लिए अच्छी बात है। यही सोचकर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बट उसने मो से पूछ लिया था कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर, बट मो को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो बेचारा उस गुफा के बाहर खड़ा हुआ था और वांगजी ने सील लगा दिया था, जिस वजह से अंदर में जो भी कुछ चल रहा है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे लग रहा था कि विंग बस अंदर में है, दर्द में होगा तो वो अंदर जा नहीं सकता क्योंकि ओमेगा विंग है और विंग अभी हीट में है, किस हालत में होगा क्या पता, विंग ने अपने कपड़े भी खोल दिए हो। यही सोचकर वो बाहर ही खड़ा हुआ था। वो बस देख रहा था कि कोई जानवर या फिर कोई दूसरा अल्फा वहाँ पर ना आ जाए। बट उसे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता भी है जो हमारे सिर्फ वांगजी को और साथ ही लैंड क्लैन वालों को पता है। बट वांगजी ने सभी तरफ उस गुफा के या बोलते उस पूरे पहाड़ के ही चारों तरफ सील्ड लगा दिया है, जिस वजह से कोई भी वहां आ नहीं सकता। वहीं जब मो को ये बात पता चली कि लान वांगजी अंदर चला गया है, वो बहुत ज़्यादा शौक था और उसने बताया भी था कि उसे तो पता ही नहीं चला कि राजकुमार वांगजी अंदर है और उसको तो विंग की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये सुनकर चैंग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बट चैंग को शांत करते हुए निमिंजू ने बताया था कि वांगजी ने वहां पर शायद तक सील्ड लगा दिया होगा, जिसके कारण अंदर की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं दे रही। और आप फिक्र मत कीजिए, असल में वो पूरा गुफा वांगजी का ही है। वांगजी कितने सालों तक उस गुफा में ही रहा है तो उसे अच्छे से पता है गुफा के बारे में। तो आप विंग के लिए परेशान मत हो, वो विंग का अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सुनकर चैंग कहता है मैं कैसे उसके ऊपर यकीन करूं, वो एक हार्टलेस पर्सन है। ये सुनकर नीमिंजू अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हैं। उन्हें बार बार ना चैंग के मुंह से वांगजी के लिए हार्टलेस वर्ड सुनकर बुरा लग रहा था। नीमिंजू कहते हैं राजकुमार जियांग चैंग, प्लीज़ आप मेरे भाई को हार्टलेस बोलना बंद कीजिए। वांगजी हार्टलेस नहीं है। हाँ, वांगजी ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता। वांगजी ओमेगाओं के पास नहीं जाता। वांगजी को ज़्यादा अपने इमोशन दिखाना पसंद नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार्टलेस है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आप कभी नहीं समझ सकते, बट हमें पता है। वांगजी बचपन में सबसे ज़्यादा अलग था। वो एक रेयर अल्फा है, जिस वजह से उसकी बॉडी भी एक अलग ही रिएक्ट करती थी। हमेशा ही उसका अल्फा उसके ऊपर काबू कर लेता था, जिस वजह से वांगजी सबसे दूर रहता था। वो भी सब बच्चों जैसा, एक नॉर्मल बच्चों जैसा सबके साथ खेलना चाहता था, बट कभी भी उसका अल्फा उसके ऊपर काबू कर लेता था और दूसरे लोगों को हर्ट कर देता था।
तो वांग जी धीरे धीरे करके सबसे दूर होता गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वांग जी दोस्त नहीं बनाना चाहता। वांग जी भी चाहता था कि कोई उसके पास रहे, हर पल उसका साथ दे, हर पल उसके साथ खेले। बट कोई भी उसके पास नहीं जाता था। सारे बच्चे वांग जी से डरते थे। वांग जी का अल्फा उनके ऊपर कभी भी अटैक कर देगा, ये सोचकर सारे लोग वांग जी से दूर रहते थे। वांग जी बहुत ज़्यादा उदास उदास सा रहने लग गया था। उसके बाद से उसने क्लासेस लेना भी बंद कर दिया था और वो अकेले ही अपने रूम में पढ़ता था। वांग जी कितना ज़्यादा तकलीफ में था, आप नहीं समझ सकते। हम सभी भाई वांग जी को खुश रखने का ट्राई किया करते थे, बट वांग जी के दिल में एक बात बस चुकी थी कि वो जब दूसरों को हर्ट कर सकता है तो वो हमें भी हर्ट कर सकता है। इसीलिए वो धीरे धीरे करके हमसे भी दूर होता गया। और जब वो पूरी तरीके से 16 साल का हो गया, जब उसकी पहली रट आई, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसका अल्फा अपने ओमेगा को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। यहाँ तक कि कोई भी उसके पास आया था वो सबको हर्ट कर रहा था, जिस वजह से वांग जी को कई दिनों तक चैन से भी बांधा गया था। वांग जी को उस 16 साल के बच्चे को अकेले उस कोल्ड केव में चैन के थ्रू बांध कर रखा गया था। कैसा फील होगा, आप ही बताओ। अगर आपको वांग जी के जगह रखा जाए तो क्या आप वांग जी के दर्द को समझ पाओगे? नहीं, क्योंकि कभी भी वांग जी जैसा दर्द कोई सहन कर ही नहीं सकता। वांग जी ने कितने साल अकेले गुजारे हैं ताकि वो अपने अल्फा को कंट्रोल कर सके, ताकि बाहर आने के बाद उसके भाइयों को या फिर दूसरे ओमेगाओं को चोट ना पहुंचे। इस बात का ख्याल रखने के लिए वांग जी कई सालों तक उस कोल्ड केव में रहा है। बट आप नहीं समझोगे क्योंकि आप वांग जी की जगह नहीं थे। वांग जी अभी भी हमसे इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है, अगर वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कैसे वो अपने अल्फा को कंट्रोल कर पाएगा। इसीलिए वो ज़्यादा इमोशन शो नहीं करता। और आप कहते हो कि आपके भाई को वांग जी हर्ट करेगा, कैसे करेगा? वो बचपन से अपने ओमेगा के लिए कितना ज़्यादा वेट करता आया है। उसने उस ओमेगा के लिए जिसे वो जानता भी नहीं है, उसके लिए इतना कुछ सफ़र किया है। उसने अपने आप को चेंज किया है ताकि वो किसी को हर्ट ना करे, खासकर अपने ही ओमेगा को हर्ट ना करे, क्योंकि अल्फा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। हर पल उसका रट इतना ज़्यादा एग्रेसिव से निकलता है, आपको पता भी नहीं है। वांग जी जब भी अपने रट से निकलता था तो उसकी बॉडी में कितने ज़्यादा खरोचों के निशान हैं, आपको नहीं पता। पर मैंने देखा है अपने भाई की बॉडी में, उसकी बॉडी में जगह जगह चोटों के निशान हैं, उसमें जंजीरों के निशान हैं। वांग जी रट के दिनों में उस कोल्ड पॉन्ड में अपने आप को जंजीरों से बांध के रखता था। आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट मैंने तो गलती से देख लिया था, इसीलिए मुझे पता है, नहीं तो मुझे भी ये बात पता नहीं रहता। और ये सब क्यों किया वांग जी ने? क्यों इतना दर्द सहा? क्योंकि वो आपके ओमेगा भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसे पता था कि वो रट के दिनों में हैवान बन जाता है और उस हैवानियत का असर आपके भाई पे ना हो या फिर किसी किसी भी ओमेगा पे ना हो। इसी कारण मेरे भाई ने अपने आप को बदल दिया। उसने अपने अल्फा को कितनी मुश्किलों से कंट्रोल में किया है, आपको पता भी नहीं है। और आप उसे हार्टलेस कह रहे हो। आपको तो पता ही होगा ना कि एक अल्फा को हम कितने मुश्किलों से कंट्रोल में करते हैं। जब ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है तो वांग जी के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका अल्फा तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो उसकी बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था, तुम्हें पता भी नहीं है। हम तो सिर्फ रट के दिनों में हमारे अल्फा को कंट्रोल करते हैं, बट वांग जी तो पूरे ज़िंदगी भर अपने अल्फा को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसका अल्फा कभी भी एक्टिव हो जाता था। बट वांग जी ने उसे कंट्रोल किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भाई को कुछ ना हो। और आप मेरे भाई को हार्टलेस कह रहे हो। इतनी बातें सुनकर चैंग और शुयांग का नजरें नीचे हो गया था। सच में उसे ये सब बातें तो पता ही नहीं था। उसे पता था कि वांग जी ज़्यादा बातें नहीं करता, वो ओमेगाओं से दूर रहता है, वो ओमेगाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसने तो दूसरों से सुना बस है, उसने तो वांग जी को ढंग से देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था।
और उसने इतना कुछ राय वांग जी के लिए बना लिया था। बट आज जब नी मिंजू से मिलकर उसे ये सब पता चला तो उसे सच में अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों वांग जी के बारे में नहीं समझा। उसे पता है कि एक अल्फा को संभालने में नॉर्मल इंसानों को कितना ज़्यादा तकलीफ होता है, और वांग जी का अल्फा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो दूसरे अल्फाओं को इतनी आसानी से कंट्रोल में कर सकता है, तो वांग जी की बॉडी क्या है? वांग जी तो एक नॉर्मल सा इंसान ही तो है ना। उसके अंदर का अल्फा पावरफुल है, वांग जी नहीं। और 16 साल का बच्चा, या कह सकते हो 15-16 साल का बच्चा, अपने अल्फा को, इतने पावरफुल अल्फा को कंट्रोल करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अल्फा किसी के कंट्रोल में ही आते। नॉर्मल अल्फा जैसे जैंग चैंग का ही अल्फा है, वो भी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था ना, तो चैंग उसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था। उसका अल्फा ज़्यादा किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, यहाँ तक कि चैंग के भी कंट्रोल में मुश्किल से आता था। तो वांग जी का अल्फा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो वांग जी के कंट्रोल में है। ये बात सच में बहुत बड़ी है। चैंग शुयांग की तरफ देखता है, शुयांग भी चैंग की तरफ देख रहा था। उन दोनों को गिल्ट हो रहा था। वो दोनों कहते हैं, हमें माफ़ कर देना, हमें इस बारे में नहीं पता था। ये सुनकर नी मिंजू उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। माफ़ी मांगना है तो वांग जी से मांगना, क्योंकि तुम लोगों ने वांग जी को ये सब कहा है। ये सुनकर चैंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि हमने वांग जी को ये सब कहा, बट मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता, मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैंने उसे नाजों से पाला है। और ये बोलकर चैंग रुक गया था और वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग बताता है कि विंग एक पंछी की तरह है। वो एक आज़ाद पंछी है, उसे बंधना पसंद नहीं है। और वांग जी के साथ वो अगर शादी के रिश्ते में बंध जाएगा तो उसकी पूरी लाइफ इस लैंड क्लैन में बंध जाएगी। और आपको पता है लैंड क्लैन में कितने ज़्यादा रूल है ओमेगाओं के लिए। हम नहीं चाहते कि विंग इन सभी नियम कानूनों में बंध के रह जाए। हम उसे आज़ाद देखना चाहते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने देना चाहते हैं। ये सुनकर नी मिंजू उन लोगों की तरफ देख रहे थे। तभी चैंग कहता है, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो एक फूल की तरह है। और वांग जी, ये बोलकर वो नी मिंजू को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी एक तलवार है, अगर तलवार को आप फूल पे चलाओगे तो फूल का टूटना तो लाजमी है ना, तो कौन सा भाई नहीं डरेगा। ये सुनकर नी मिंजू ने अपना सर हिलाया और वो कहते हैं, मुझे पता है आप किस बात से डरे हो, बट मैं आप लोगों को ये उम्मीद देता हूँ कि वांग जी विंग को खुश रखेगा। वांग जी जब अपने भाइयों को खुश रख सकता है, दूसरे ओमेगाओं के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो वो आपके भाई के लिए, अपने मेट के लिए क्या क्या करेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो दिखने में कोल्ड है, बट उसके अंदर का वो हम जानते हैं। वांग जी एक नारियल की तरह है, बाहर से दिखने में सख्त है, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा ही प्योर और साथ में नरम दिल का है। आपने तो उदाहरण देख ही लिया होगा ना। वांग जी ने सबके सामने विंग को अपनाने से मना किया था, बट वो विंग को दर्द में भी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो उसका मदद करने गया है। ये सुनकर चैंग की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहता है, उसकी मदद करने गया है, उसकी फ़ायदा उठाने गया है। ये सुनकर नी मिंजू अपना सर शेक करते और कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो वांग जी का इंटेंशन क्या था। अगर वो उस टाइम विंग की मदद नहीं करने जाता तो तुम सभी लोग, ये बोलकर वो चैंग और शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम सभी लोग विंग के ऊपर टूट पड़ते। हाँ ये बात है कि तुम और शुयांग अपने आप को भले ही कंट्रोल कर सकते, बट बाकी लोगों का क्या? तुम उन लोगों को संभाल सकते नहीं ना। वो सभी आक्रामक हो गए थे क्योंकि उस टाइम विंग का फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। विंग का फ्रेगरेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का ये कारण था क्योंकि उसका ओमेगा वांग जी को अपने पास बुलाना चाहता था, क्योंकि वो वांग जी का मार्क ओमेगा था। बट उसकी पहली हीट के कारण दूसरे अल्फा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि विंग का अल्फा उसे भले ही मार्क कर चुका है,
बट वो उसके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, विंग अनटच्ड था, मतलब कि वांग जी ने उसे टच भी नहीं किया था। और ऐसी कंडीशन में तो सारे लोग उस ओमेगा को क्लेम करना चाहेंगे क्योंकि वो वांग जी का ओमेगा था। वांग जी एक सिग्मा अल्फा है और सिग्मा अल्फा के मेट को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। सिग्मा अल्फा अपने मेट को बहुत ज़्यादा ही रेयर तरीके से चूज करता है। वो सबसे अलग ओमेगा को चूज करता है और ऐसा अलग ओमेगा सब डिजर्व करते हैं। सब चाहते हैं कि ऐसा ओमेगा उनके पास हो, बट ऐसा हो नहीं सकता। बट एक कंडीशन में ऐसा होता है, जब उसका अल्फा उसे रिजेक्ट कर दे मार्क करने के बाद, तो दूसरा अल्फा उस ओमेगा को क्लेम करता है और ऐसी कंडीशन में उस ओमेगा की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। और वांग जी विंग की जिंदगी बर्बाद ना हो इसी कारण उसके पास गया था। वो विंग के पास अपने फ्रेग्रेंस को छोड़ने गया था ताकि विंग की बॉडी में उसका फ्रेग्रेंस रहे और कोई दूसरा अल्फा उसके पास ना जा सके। बट आप लोग उसे गलत समझ रहे हो। ये सुनकर चैंग कहता है, इसका मतलब आपके भाई ने मेरे भाई को हीट के टाइम में टच नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है, एक अल्फा अपने मार्क ओमेगा को हीट के दौरान में टच ना करे। मैं ये मान नहीं सकता, उसने मेरे भाई का फायदा उठाया होगा। ये सुनकर नी मिंजू अपना सर फिर से शेक करते और कहते हैं, अब वो तो मुझे नहीं पता कि आखिर वहाँ हुआ क्या है, बट मैं वांग जी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। वो आपके भाई का कभी भी फायदा नहीं उठाएगा। ये सुनकर चैंग उनकी तरफ एक नैरो आइस लेकर देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कोई भी अल्फा अपने ऊपर कंट्रोल कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तीनों वहां पर बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि अब खाना बन चुका है, सब लोगों को खाने के लिए बुलाया जा रहा है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नीमिन जो बताते हैं कि अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, प्लीज़ हमें अब चलना चाहिए और आप लोग परेशान मत होइए, वांग जी विंग का ख्याल रखेगा। ये सुनकर चैंग अपना सर हिलाता है और शुयांग भी। फिर वो तीनों उठकर वहां से चलने लग गए थे। तभी चैंग को कुछ याद आता है। मो के बारे में याद करते ही चैंग नी मिंजू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नी मिंजू, क्या आप मो को भी हमारे साथ बुला सकते हो? वो पूरे सुबह से वहीं पर खड़ा हुआ था, उसे भी भूख लगी होगी। ये सुनकर नी मिंजू भी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो एक सर्वेंट को बोलकर मो को बुलाने भेज देते हैं। और फिर वो तीनों वहाँ जहाँ पर खाना खाया जाता है वहाँ पर चले गए थे। सारे लोग धीरे धीरे करके अपने अपने प्लेस में बैठने लग गए थे। तभी नी मिंजू पूछते हैं, नी हुसैन कहाँ है? ये सुनकर वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मैडम ने बताती है कि नी हुसैन तो कुछ काम के लिए अपने कक्ष की तरफ गया था, अभी तक वो आया नहीं। कोई नहीं, आप सभी स्टार्ट कीजिए, वो बस आता ही होगा। ये बोलकर मैडम नी सबको देखती है। लैन कुरन कहते हैं, नी हुसैन को अगर कुछ काम करना ही था तो वो बाद में भी जा सकता था। वैसे भी खाना खाने के बाद सबको अपने रूम में ही तो जाना था। ये सुनकर मैडम ने कुछ कह पाती कि मैडम लैन उन लोगों को देखते हुए कहती है, शायद नी हुसैन का काम कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा इसीलिए गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए ना, वो आ जाएगा, वैसे भी महल में ही तो है वो। ये सुनकर लैन कुरैन उन्हें देखते हैं और फिर कहते हैं, महल में होने के बावजूद भी जब मेरे दोनों बच्चे सेफ नहीं हैं तो मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि मेरा तीसरा बच्चा भी सेफ होगा। ये बोलकर वो चैंग और शुयांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमारी आंखों के सामने ही इन दोनों ने सीचैन और सिंचैन के साथ जो भी कुछ किया, मैं उसे इतनी आसानी से भूला नहीं हूँ। तो मैं अपने तीसरे बच्चे के साथ भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये बोलकर वो उन दोनों को घूर के देख रहा था। वहीं जैंग चैंग और शुयांग ने अपना सर ही नीचे कर लिया था। हाँ, उन दोनों ने फ्लो फ्लो में वो सब कर दिया था, बट उन्हें अब गिल्ट हो रहा है। वो दोनों फिर अपने सामने देखते हैं जहाँ पर सिंह चैन और सिचन बैठे हुए थे। सिंह चैन तो शुयांग को घूर के देख रहा था और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, बट सिचन वो शांत थे और साथ ही थोड़े अपसेट भी, जिसे जैंग चैंग महसूस कर पा रहा था। उसे गिल्ट हो रहा था। उसे ना जाने क्यों सिचैन के फेस में ये उदासी पसंद नहीं आ रही थी। वो सिचैन से बात करना चाहते थे, माफ़ी मांगना चाहते थे, बट कैसे? वो इतना बड़ा कांड करके सिचैन के सामने अपना मुंह कैसे लेके जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैडम लैन उन सभी से कहती है, ये बात छोड़ दीजिए अब,
जो होना था सो हो गया। शायद तक भगवान यही चाहते थे कि हमारे दोनों बच्चों के साथ यही होगा, इसीलिए यही हो गया। हम हम उनके पास थे, फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। इसका मतलब था भगवान भी चाहते थे कि इन दोनों की शादी चैंग चैंग और शुयांग से हो। ये सुनकर चैंग और शुयांग उनकी तरफ देखते हैं। वहीं सिंचैन और शीचैन भी। सिंचैन कहता है, माँ, मैं इस इडियट से शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर शुयांग उसकी तरफ घूर के देखता है, जिसे सुनकर सारे लोग शॉक होकर सिंचैन की तरफ देख रहे थे। मैडम लैन कहती है, क्या कहा तुमने? ये सुनकर हमारा सिंचैन कुछ कह पाता कि सिंचैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे कहने से मना करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर खाते हुए बात नहीं करते और साथ ही अपने बड़ों के सामने तो ऊंची आवाज में बात नहीं करते। तो सिंचैन ने उसे रोक लिया था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, जो भी कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था, बट अब हमें इस बात को सुधारना तो पड़ेगा ही। तो तुम दोनों की शादी तो अब होके रहेगी। ये बोलकर वो सिंचैन और सिंचैन की तरफ देखते हैं। सिंचैन अब कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि उसके फादर ने जो बोल दिया। पर वो गुस्से में शुयांग की तरफ देख रहा था और शुयांग उसे गुस्से में देख रहा था। फिर उन लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। बहुत टाइम बहुत टाइम बीत गया था। नीहुसन आ नहीं रहा था, जिसके कारण मैडम ने परेशान हो रही थी और वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी। और वो कुछ सर्वेंट को बोलती भी है, मतलब कि इशारों में, कि जाओ नीहुसन को देख के आओ, क्योंकि नीहुसन खाना कभी नहीं छोड़ता है और वो आज खाना खा नहीं रहा है। इस बात से उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो सर्वेंट भी नीहुसन को ढूंढने के लिए चले गए थे, या बोले तो बुलाने के लिए चले गए थे। फिर खाना फिनिश होता है। लैन कुरैन और नी मिंजू बातें कर रहे थे कि जितने भी राजकुमार बाहर से आए हुए थे, अब वो उनका क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इतना बड़ा कांड हो गया है। वांग जी के लिए उसका ओमेगा मिल गया है। सिंचैन और सीचैन का भी अल्फा मिल ही चुका है, या कह सकते हैं इन दोनों ने जबरदस्ती ये सब किया है। तो अब बचे नी मिंजू और नी हुसैन। उन दोनों का क्या फैसला होगा? नी हुसैन से पूछना पड़ेगा कि वो जिस बीटा को पसंद करता है वो बीटा कौन है। उस बीटा के साथ वो नी हुसैन की शादी करवा देंगे। और नी मिंजू नी मिंजू का क्या? नी मिंजू अपने फादर को कहते हैं कि जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जिसे सुनकर लैन कुरैन के होठों में एक प्राउड वाली स्माइल आ जाती है और वो नी मिंजू के कंधे पे टैप करते हुए कहते हैं, तुम तुम बस समझदार हो यहाँ बस, नहीं तो। ये बोलकर वो अपना सर शेक करते और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने उन सभी ओमेगाओं में से किसी को सिलेक्ट किया है। ये सुनकर नीम मिंजू कहते हैं कि जैसा लैंड ग्रांट चाहते हैं वो वैसा ही करेगा, जिससे शादी करने बोलेंगे वो वही करेगा। ये सुनकर लैंड कुरैन एक मुस्कुराहट देते हैं, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, बस छोटा सा, जिसे देखकर नी मिंजू को भी अच्छा लगता है। फिर लैंड कुरैन उसके कंधे पे टैप करते हैं और कहते हैं, बस नी हुसैन से पूछ लो कि आखिर वो किस इंसान से प्यार करता है, फिर मैं एक साथ सभी बच्चों की शादी करवा दूंगा। ये सुनकर नी मिंजू अपना सर हिलाते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं कि कल सबका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आखिर किन किन का शादी होने वाला है। और बाकी जितने भी राजकुमार वहाँ पर आए हुए हैं प्रतियोगिता के लिए, उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे दिया जाएगा। और साथ ही ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि जिस जिस राजकुमार को जो राजकुमार या फिर राजकुमार पसंद होंगे, उनकी फैमिली बात कर सकती है। ये सुनकर नीमिंजू अपना सर हिलाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले गए थे। मैडम ने बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि नी हुसैन अभी तक आया नहीं था। मैडम ने बार बार सर्वेंट से बोल रही थी कि नी हुसैन कहाँ है। तभी एक सर्वेंट जो अभी नी हुसैन के कक्ष की तरफ गई थी, वो बताती है कि नी हुसैन तो वहाँ है ही नहीं। ये सुनकर सब परेशान, सारे जितने भी ओमेगा वहाँ बैठी हुई थी वो सब खड़े हो गए थे। वो कहते, नी हुसैन वहाँ नहीं, इसका मतलब कहाँ गया वो? फिर क्या, लैन कुरैन नी मिंजू को भी बताया जाता है कि नी हुसैन मिल नहीं रहा। फिर सारे गार्ड्स और सारे लोग मिलकर नी हुसैन को ढूंढने लग गए थे। कोई कुछ भी नहीं जानता था कि आखिर नी हुसैन गया कहाँ है। बट एक जो सर्वेंट था वो बताता है कि उसने नी हुसैन को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर सब लोग शॉक, और वो सब के सब जंगल में तलाश करने लग गए थे। सारे लोग जंगल में ढूंढ रहे थे
नी हुसैन की आवाज़ें लगा रहे थे, बट नी हुसैन को कोई खबर ही नहीं था। बट कुछ टाइम के बाद ही उन्हें नी हुसैन मिला, बट थोड़े से मिजरेबल हालत में। उसके हाथों में कट लगी हुई थी, उसके सर में भी चोट लगी हुई थी, उसका पैर में मोच भी आ गया था और वो किसी इंसान की बाहों में था। और अपने भाई को इस कंडीशन में देखकर नी मिंजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपना तलवार निकाल कर उस पर्सन की तरफ पॉइंट कर दिया था और वो बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई को टच किया। ये सुनकर वो पर्सन थोड़ा सा घबरा गया था और वो एक कदम पीछे भी चला जाता है। बट नी हुसैन अपने गगा को कहता है, गगा गगा, आपको गलत फहमी हुई है, इसमें इसकी कोई गलती ही नहीं है। ये सुनकर नी मिंजू अपना तलवार नीचे करते और कहते, बट तुम्हें हुआ क्या था, ये तुम यहाँ पर आए कैसे हो। ये सुनकर नी हुसैन कहते हैं, वो गगा, ये बोलकर वो अपने सर को हल्का सा टच करता है, जिस जहाँ पर उसका सर मतलब लगा हुआ था वो वहीं पर टच करता है और कहता है, आह। और उसकी ऐसी कहराहट सुनकर वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए थे वो सब परेशान हो गए थे। नी हुसैन को देखकर नी मिंजू जल्दी से हीलर को बुलवाते हैं और अपने गोद में वो नी हुसैन को ले लेते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे थे, आखिर तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे। नी हुसैन बताता है कि वो गगा वो तो बस अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, उसे कुछ काम था, बट उसने देखा कि कोई जंगल की तरफ जा रहा था, तो उसे लगा कि कोई जासूस होगा, तो उसने उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो रास्ता भटक गया और रास्ते में जंगली जानवर आ गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था अपने आप को बचाने के लिए, तो मैं भागने लगा। भागते भागते मेरा सर पेड़ से टकरा गया और मेरे पैर में भी मोच आ गई थी और वो जानवर मेरे ज़्यादा करीब आ रहा था। मैं डर गया था, मेरे हाथों में भी खरोच आ गई थी। मैं बचाव के लिए चिल्ला रहा था, तब इन्होंने मुझे बचाया। ये बोलकर वो उस इंसान की तरफ इशारा करता है। वो इंसान और कोई नहीं, मो ही था। असल में मो को बुलाने के लिए एक सर्वेंट जंगल की तरफ जा रहा था ना, तो वही चीज नी हुसैन को लगा कि कोई चोर इधर जा रहा है, तो वो बस उसके पीछे चला गया था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो उसी का सर्वेंट है। फिर वो रास्ता भटक गया और उसका चिल्लाने की आवाज़ मो को सुनाई दी, तो मो बस उधर चला गया था और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा भालू नी हुसैन की तरफ अटैक कर रहा है, तो उसने नी हुसैन को बचा लिया था। नी हुसैन उसे थैंक यू बोलता है और वो उठने की कोशिश करता है, बट उसके पैर में मोच आ गई थी, तो वो उसका हेल्प करता है खड़े होने के लिए। मो नी हुसैन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर नी हुसैन बताता है कि वो यहाँ पर कोई आया था, उसे देखने आया था, बट वो रास्ता भटक गया। उसे ना महल जाना था, वो वहाँ का राजकुमार है, बट वो अब कैसे जाएगा, उसे तो रास्ता पता भी नहीं है। ये बोलकर नी हुसैन थोड़ा सा अपसेट हो गया था, जिसे देखकर मो कहता है कि तुम किसी को बुला लो ना। बट नी हुसैन के सर में चोट लगी थी, उसके हाथ में भी चोट लगी थी। वो कहते हैं, मैं कैसे बुलाऊंगा, मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तुम ही मुझे ले चलो ना। ये सुनकर मो कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरे राजकुमार अंदर में है, उनकी हीट आई हुई है। ये सुनकर नी हुसैन सोचता है, राजकुमार को हीट आई है, मतलब कि ये विंग का सर्वेंट है। ये सोचकर नी हुसैन कहता है, तो तुम विंग के सर्वेंट हो। ये सुनकर मो अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं सर्वेंट नहीं हूँ, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ और मैं बस उनका देख रेख करने के लिए यहाँ रुका हूँ। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, तुम देख रेख क्यों कर रहे हो, मेरे काका तो अंदर है ना, उन्हें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे काका सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर वो कहता है, हाँ वो पावरफुल होंगे, बट अगर आपके गगा ने विंग को हर्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर विंग की रक्षा के लिए हूँ। ये सुनकर न्यूसन कहता है, हे, मेरे गगा सबसे ज़्यादा अच्छे हैं ना, वो किसी ओमेगा को हर्ट नहीं करेंगे और वो विंग को भी हर्ट नहीं करेंगे, समझ गए, वो उनके माँ को ओमेगा है, तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हें यहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर मो उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, वो मार्क ओमेगा है, फिर भी उन्होंने मेरे राजकुमार के साथ गलत किया था। ये सुनकर
नी हुसैन कहता है मेरे काका ने कुछ गलत नहीं किया था, वो उसी की गलती थी, समझ गए। ये सुनकर मो उसे घूर के देखता है और कहता है अगर किसी ओमेगा के साथ कुछ गलत होगा वो अच्छा है। ये सुनकर नी हुसैन कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बट तुम्हारे उस राजकुमार ने भी गलती की थी मेरे गगा को हार्टलेस बोलकर। तो मेरे गगा ने बस उसे दिखाया था और उसने मेरे गगा को अपना मेट मानने से मना कर दिया था। मेरे गगा जिंदगी भर अपने मेट के लिए तड़पते रहे और वो ओमेगा आकर बोल रहा है कि वो उसे मेट नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे गगा ने बस उसे सबक सिखाया है और कुछ नहीं, समझ गए। ये सुनकर मो कहता है ठीक है, अगर आपके गगा ने जो किया है वो सही किया ना, तो आपको वही मुबारक और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तो अपने राजकुमार की रक्षा करके रहूंगा। ये बोलकर वो वहां से जा रहा था, बट अचानक ही नी हुसैन रोने लग गया। वो कहता है तुम कितने ज्यादा बुरे इंसान हो। तुम एक ओमेगा को ऐसी घनी रात अंधेरे में इस घने से जंगल में अकेले छोड़ के जा रहे हो। तुम कितने ज्यादा क्रूर हो। तुम एक राजकुमार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। देखना जब विंग मेरी शावजी बन के मेरे घर आएगा ना, मैं तुम्हारी उनके साथ कंप्लेन करूंगा और मैं बोलूंगा कि तुमसे बात ना करे और तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे। ये सुनकर वो उसके तरफ घूर के देखता है, जिसे देखकर न्यूसन फिर से कहते हैं हाँ, तुम्हें पता है वहां पर बातें चल रही है कि मेरे काका के साथ तुम्हारे उस विंग की शादी होगी। कल जांग क्लैन के सारे लोग आने वाले हैं। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ये बोलकर वो अपना मुंह बना लेता है और वो कहता है कि मैं विंग से कंप्लेन करूंगा। मैं उसे बोलूंगा कि तुम अपने फर्ज को अच्छे से नहीं निभा रहे हो। मैं विंग का होने वाला ब्रदर इन लॉ हूँ और तुम मेरी मेरी इस कंडीशन में मदद नहीं कर रहे हो ना। मैं उससे कंप्लेन करूंगा। मैं बाबा से कंप्लेन करूंगा, भाई से कंप्लेन करूंगा। फिर देखेंगे कि इसको डांट पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे कारण विंग को गगा और बाकी लोग अपनाए ना। फिर शादी के बाद कोई उसे अच्छे से प्यार भी नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने आंसू को साफ कर रहा था। वहीं मो जब ये सुनता है कि विंग की शादी के बाद कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा और विंग को सब लोग अच्छे से नहीं ट्रीट करेंगे, इस बात से मो को थोड़ा सा ना लगा कि हो सकता है, क्योंकि वांगजी ने तो विंग को माँ कर दिया ना। अब शादी तो शायद तक हो के ही रहेगी। तो शादी होगी और शादी के बाद ये लड़का विंग का ब्रदर इन लॉ बनेगा। ब्रदर इन लॉ बनेगा इसका मतलब है इसके साथ कुछ होगा तो वो विंग के ऊपर इफेक्ट करेगा और मो नहीं चाहता कि विंग के साथ कुछ भी गलत हो। तो उसने सोच लिया था कि ठीक है वो इसे लेकर क्लैन चला जाएगा, क्योंकि विंग के साथ तो राजकुमार लैन है ही ना और विंग उसका माँ ओमेगा है। तो वांग जी विंग के साथ गलत कर भी क्या सकता है। और वैसे भी कल तो शायद तक जांग फैमिली यहाँ पर आ ही जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो इसका मदद करना मो का फर्ज बनता है। यही सोचकर वो नी हुसैन के पास आते हैं और अचानक से वो नी हुसैन को अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि इसे पता था कि नी हुसैन चल नहीं पाएगा। उसके पैर में सच में बहुत बुरी तरह से मोच आई है। उसका पूरा पैर ही सूज गया है। मो उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर नी हुसैन खुश हो गया था और जब वो जा रहे थे उसी टाइम पे नी हुसैन को नी मिंजू दिखा था। और अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे लोग नी हुसैन को देखकर बहुत ज़्यादा शौक थे और वो सारे कंसर्न भी हो गए थे। नी हुसैन सबको बताता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, बस छोटा सा चोट लग गया था और मो ने उसे बचा लिया। ये सुनकर सब मो का धन्यवाद करते हैं। मो उन सभी के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है कि आप लोग उसे धन्यवाद मत करो, वैसे भी वो एक गार्ड ही तो है। इस चीज को सुनकर कहीं ना कहीं नी हुसैन को बुरा लगता है और वो मो की तरफ देखता है। उसे मो कहीं ना कहीं पसंद आ गया था जब उसने देखा था कि कैसे मो उसके लिए उस बहुत बड़े से भालू से लड़ाई कर रहा था। तो उसे अच्छा लगा मो। और अभी जब मो ने कहा ना कि वो बस एक गार्ड है और उसका फर्ज है, तो इस बात से हल्का सा न्यूसन को बुरा फील हुआ था। सिर्फ फर्ज के कारण मो ने उसकी हेल्प की थी, ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था और वो मो की तरफ देखता है। फिर मो वहां से चला गया था, बट चैंग ने उसे कहा था कि वो अब खाना खा ले और
अभी विंग के पास जाने की उसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि विंग तो वैसे भी अंदर है ही ना। मो भी अपना सर हिलाता है और उसे भी खाना दिया जाता है। मो ने भी सुबह से खाना नहीं खाया था तो वो भी खाना खाने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ न्यू हुसैन को भी उसकी माँ खाना खिला रही थी। उसके सारे फैमिली मेंबर उसके पास ही बैठे हुए थे। सारे उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र भी कर रहे थे। खाना खाने के बाद उसे दवा भी खिला दिया जाता है और फिर वो सो गया था। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। अब सुबह का सीन हो चुका था। जैंग फैम में मैडम यू और शुयांग के माता पिता भी लैंडक्लैन आ चुके थे। वो सारे लैंडकुरन के सामने बैठे हुए थे और उन्हें जो जो लैंडकुरन ने बताया उन सबको सुनकर वो सब के सब शौक थे। वो शॉकिंगली शुयांग और जैंग जैंग की तरफ देख रहे थे। जैंग जैंग ने तो अपना सर ही नीचे कर लिया था। उसकी माँ उसके पास आती है और वो कहती है, जैंग तुमने ये सब किया है, मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो तुम पे गर्व होता था कि तुम ओमेगाओं की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, बट आज तुमने ये सब किया। तुमने मेरा शर्म से नाक कटा दिया है। ये सुनकर चैंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी माँ। उस टाइम मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ। मुझे खुद बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये सुनकर मैडम यू कहती है, सॉरी मुझसे नहीं, सिचैन से कहिए। सिचैन कितने ज़्यादा दुखी होंगे। उनकी लाइफ में एक ऐसा अल्फा आ गया जिसे वो जानता भी नहीं और उसने उससे बिना पूछे परमिशन लिए उसे माफ़ कर दिया है। तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया था। ये सुनकर चैंग अपने सर को नीचे कर लेता है और वो फिर से सॉरी कहता है, बट मैडम यू कहती है, चैंग मुझसे सॉरी नहीं, सिचैन से सॉरी कहो। ये सुनकर चैंग अपना सर हिलाता है और फिर वो सिचैन की तरफ मुड़ता है। उसने अभी भी अपने सर को नीचे ही किया था, सिचैन को देखते हुए ही। सॉरी, वो बिना सिचैन को देखे ही सिचैन को आई एम सॉरी कहता है और कहता है कि उसे माफ़ कर दे। उसने उसके बिना मर्जी के उसे माफ़ किया था। ये सुनकर सिचैन मैडम यू को देखती है। मैडम यू कहती है, सिचैन बेटा, हमें माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने जो भी गलती की। ये सुनकर सिचैन कहता है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, जो भी हुआ सो हो ही गया ना, अब इसे हम बदल नहीं सकते। ये सुनकर चैंग हल्का सा अपना सर उठा के सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन ने अपनी आंखों को नीचे किए कर लिया था। सिचैन को देखकर चैंग को बुरा लगता है। वो कहता है, सिचैन आई एम सॉरी, मैं सच में आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस टाइम मैं कुछ समझ नहीं पाया था, बट जो मेरे दिल ने कहा मैंने वो कर दिया। ये बोलकर वो सिचैन को देखता है। सिचैन हल्का सा आँख उठाकर चैंग को देखता है और कहता है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, वैसे भी आप मेरे अल्फा बन चुके हो और अब आप आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्फा कभी भी ओमेगा से माफ़ी नहीं मांगते और शादी के बाद आप हमसे बड़े बन जाते हो और बड़े छोटों से माफ़ी मांगे, ये अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर चैंग अपने आंखों को बड़ा कर लेता है और वो कहता है, सिचैन आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कभी भी अपने से छोटा नहीं मानूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, शादी के बाद हम दोनों एक बराबर रहेंगे। हमारे बीच में कोई भी छोटा और ना ही कोई बड़ा होगा। ये सुनकर सिचैन की आंखें हल्का सा बड़ा हो गया था और वो चैंग की आंखों में देखता है। शादी, उसने तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। उसे लगा था कि चैंग उसे छोड़ देगा। उसे लगा था कि चैंग उसे नहीं, वेंचिंग को प्यार करता है तो उसे पसंद नहीं करेगा, वो उसे अपनाएगा नहीं। बट चैंग उसे अपना रहा है, शादी कर रहा है। इस बात से उसे कहीं ना कहीं दिल में सुकून सा महसूस हुआ। चैंग कहता है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें सारी खुशियाँ देने की। ये सुनकर हमारा सिचैन हल्का सा मुस्कुरा देता है और ये सब चीज़ें सारे लोग देख रहे थे। तभी अचानक से शिवांग के चीखने की आवाज़ आई क्योंकि उसके फादर ने उसके सर पे एक जोरदार का हिट किया था। उसके फादर शिवांग से कहते, यू इडियट, देखो चैंग को, वो कितने अच्छे से और प्यारे तरीके से अपने ओमेगा से माफ़ी मांग रहा है। एक अल्फा होकर एक ओमेगा से माफ़ी मांग रहा है और तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है और तुम अपने ओमेगा की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा भी नहीं रहे हो, उससे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो। चुपचाप माफ़ी मांगो उससे। ये सुनकर सिंह चैन के होठों पे एक विक्ट्री वाला स्माइल आ गया था। बट
शुयंग कहता है फादर, मैं उस जैसे इडियट से माफ़ी नहीं मांगना चाहता, वो कितना ज़्यादा बदतमीज़ है आपको पता भी है। ये सुनने के बाद उसके फादर फिर से उसके सर में एक ज़ोरदार का हिट करते हैं और कहते हैं शुयंग बदतमीज़ी मत करो, वो राजकुमार है यहाँ के, और चुपचाप उनसे माफ़ी मांगो। ये सुनकर शुयंग कहता है मैं नहीं मांगने वाला उससे माफ़ी, मैं एक अल्फ़ा हूँ, अल्फ़ा किसी ओमेगा से माफ़ी नहीं मांगता। ये सुनकर उसके फादर उसे घूर के देखते हैं और ये सुनकर शुयांग को हमारा सिंचन बहुत ज़्यादा ही गुस्से भरी निगाह से देखता है। बट अचानक ही उसने अपने टोन बदल दिया, या कहूँ तो अपने इमोशन बदल दिए, और वो हल्का सा रोने वाली एक्टिंग करता है और कहता है आह, मैं मैं गगा के लिए कितना ज़्यादा खुश हूँ। गगा को कितना प्यार करने वाला अल्फ़ा मिला, बट मुझे अल्फ़ा ऐसा मिला जो ओमेगाओं की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। ये बोलकर वो अपने फेस से आंसू को साफ करता है और ये चीज़ देखकर शुयांग के फादर को और भी ज़्यादा शुयांग के ऊपर गुस्सा आता है। वो कहते शुयांग चुपचाप इतने प्यारे बच्चे से माफ़ी मांग लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण इतने अच्छे बच्चे के आंखों में आंसू आ जाए। तुमने वैसे भी इतना गलत काम किया है एक ओमेगा के साथ। मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा शिक्षा दिया भी नहीं था, बट तुम एक बार घर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर शुयांग कहता है फादर। तभी उसके फादर कहते चुपचाप, मैंने कहा ना उससे माफी मांगो। ये सुनकर शुयांग गुस्से में सिंह-चैन को देखता है। वही सिंह-चैन स्मक करता है, जिसे देखकर शुयांग अपना मुट्ठी कसता है और कहता है आई एम सॉरी। ये बोलकर वो अपने दांतों को भींच रहा था, तभी उसके फादर उसके सर को फिर से मारते और कहते प्यार से कहो। ये सुनकर शुयांग अपने दांतों को भींचते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए, या बोलो तो थोड़ा सा अजीब वाला मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं आई एम सॉरी सिंचन, मुझसे माफ़ कर दो और मुझसे शादी कर लो। फिर मैं तुम्हें एकदम ज़्यादा खुश रखूँगा, इतना ज़्यादा खुश रखूँगा कि तुम्हें मैं ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी कसता है और फिर कहता है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा और तुम्हें ना मैं बहुत ज़्यादा प्यार से रखूँगा, इतना ज़्यादा प्यार से कि तुम किसी दूसरे के बारे में सोचो भी मत। ये बोलकर वो सिंह चैन की तरफ देखता है। सिंह चैन को एक पल के लिए ना शियांग की बातों को सुनकर अच्छा लगा था, बट जब वो उसका फेस देखता है कि शियांग कितना ज़्यादा इरिटेट है ये बोलते हुए, उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है और वो उसकी तरफ घूर के देखता है। शियांग कहता है आई एम सॉरी, मैंने गलती की थी। ये बोलकर वो फिर से उसके सामने अपना सर झुकाता है। शुयांग को देखकर सिंचन को मजा आ रहा था। वो कहता है ठीक है माफ कर देता हूँ मैं, बट शादी के बाद तुम्हें मेरा सारा विश पूरा करना पड़ेगा। ये सुनकर शुयांग अपना मुंह बनाता है, तभी उसके पीछे से उसके फादर उसे चिमटी काटते हैं जिसके बाद शुयांग अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ, मैं सारा विश पूरा करूंगा तुम्हारा। ये बोलकर वो अपनी आई को रोल करता है। शुयांग को देखकर सिंह चैन थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। ये बोलकर वो उसे घूरता है। ये सब ऐसी बातें कर रहे थे, वहीं जैंग फैम में विंग की तलाश कर रहे थे। आखिर विंग कहाँ है। जैंग फैम में सबकी तरफ देखते हैं और लैन कुरैन से पूछते हैं महाराज, मेरा बेटा विंग कहाँ है। ये सुनकर लैन कुरैन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं असल में उसका हीट आ गया था और अभी वांग जी उसका मदद कर रहा है। ये सुनकर मैडम नी बहुत ज़्यादा शॉक थी, वो बहुत ज़्यादा घबराने लग गई थी। तभी मैडम लैन उसके पास आती है और मैडम नी भी, और वो दोनों कहते हैं कि आप घबराओ मत, वांग जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। ये सुनकर मैडम ये कहती है बट विंग विंग तो पूरी तरीके से बड़ा भी नहीं हुआ, वो तो एक नाजुक सी कली है, वो इतने बड़े अल्फा को कैसे संभालेगा, क्या होगा उसके साथ। मैं बहुत ज़्यादा, ये बोलते हुए मैडम हल्का सा घबरा रही थी, जिसे मैडम नी और मैडम लैन संभालती है और वो समझाती है कि वांग जी उसका पूरे अच्छे से ख्याल रख रहा होगा। उन्हें यकीन है कि वांग जी विंग के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। ये सुनकर मैडम यू कहती है बट मेरा बेटा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो कैसे उसे हैंडल कर रहा होगा, उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, वो कैसे। ये बोलते हुए उनको बहुत ज़्यादा विंग के लिए फिक्र हो रही थी। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। आखिर
उस केव में चल क्या रहा है, आखिर उस जगह पे विंग के साथ क्या हो रहा है, या बोलूं तो वांग जी के साथ क्या हो रहा है। तो चलो हम वहां का सीन देखते हैं। अचानक ही वांग जी नीचे गिरता है और विंग उसके ऊपर आकर बैठ गया और वो कहता है, तुमने तुमने मेरे साथ ये सब किया और तुम अब मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। तुम बेशरम, बेहया, तुम हार्टलेस, तुम अभी मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो और फिर भी मुझ पे चढ़े जा रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तो अब मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड किए बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकते, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग ने तो वांग जी के फोरहेड रिबन से ही उसका हाथ बांध रखा था और वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तो अब तुम्हें मेरा मदद करके जाना ही पड़ेगा। जब तक मेरा हीट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हटो, मुझे जाने दो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, हट जाओ विंग मेरे ऊपर से, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये सुनकर विंग कहता है, बुरा तो हो ही गया है ना, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। मैं तो खुद चाहता हूँ तुम मेरे साथ बुरा करो, करो ना, करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। ये सुनकर वांग जी शॉक और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या करोगे तुम। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखते हुए कहते हैं, जो तुमने मेरे साथ किया मैं वो करूँगा। ये सुनकर वांग जी हल्का सा स्मक करता है और वो कहता है, ओह रियली, सच में तुम कर सकते हो, हिम्मत है तुम्हारे पास। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, हिम्मत, तुम्हें हिम्मत मैं दिखाता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को एक बहुत जोर से बाइट कर लेता है। मतलब कि विंग ने वांग जी को अपना ओमेगा बाइट दे दिया था। वांग जी शॉक और वो विंग को झटके से दूर करता है और कहता है, ये क्या किया तुमने। ये सुनकर विंग कहता है, तुमने बोला था कि तुम्हें हिम्मत देखनी है मेरी, तो मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ। आज के बाद मुझे कमजोर बोला ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी उसे फ्लिप करता है और कहता है, पहले तुम अपने आप को देख लो बेशरम, तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के हो। ये सुनकर विंग कहता है, तुम मेरे कपड़े उतारे किसने, और ये सब बातें छोड़ो, तुमने मुझे बेशरम कहा जबकि तुम भी नेकेड हो, पहले खुद को देख लो। ये बोलकर वांग जी अपने आप को देखता है और फिर वो विंग से कहता है, तो इसमें भी तुम्हारी गलती थी, तुमने मेरे कपड़े पूरे फाड़ दिए। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम भी मुझे बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने भी मेरे कपड़े फाड़े थे। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है, बट वांग जी कुछ कर पाता उससे पहले ही विंग ने फिर से उसे फ्लिप कर दिया था और वो उसके ऊपर आके बैठ गया था और वो उसके हाथ को उसके ऊपर पिन करता है और कहता है कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम जैसे बेशरम ओमेगा के साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था और वो अचानक ही वांग जी के होठों को बाइट कर लेता है और वो उसके होठों को सक करने लग गया था। वांग जी पहले तो इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था, बट आज न जाने क्यों उसका खुद का शक्ति गायब हो गया था। वो विंग के सामने न जाने क्यों एकदम ज़्यादा ही वीक पड़ जाता है। वांग जी विंग को हटा नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद अचानक ही वांग जी को फील हुआ कि विंग ने उसके लोअर एरिया को टच किया और अचानक ही वांग जी को फील हुआ बहुत ज़्यादा गर्माहट, और तभी विंग की उस किस के दौरान ही मौन भी निकल जाती है। तब वांग जी को एहसास हुआ कि विंग ने दोनों को फिर से कनेक्ट कर दिया है।